हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। आज का वीडियो हमारे चैनल पे जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए है, जो समाजशास्त्र के लिए एकदम नए हैं उनके लिए। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं अगस्त कॉम्टे की जीवनी, फिर उसके सारे थ्योरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जहाँ तक आपके इंटरव्यू सेशन में भी मदद करेगी, क्योंकि इसमें हम क्रॉस क्वेश्चन भी रखेंगे। अगस्त कॉम्टे जी का जन्म 19 जनवरी 1798 ईस्वी फ्रांस में हुआ था। इनका पूरा नाम एंसिडोर अगस्ट मैरिए फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट था। इनका जन्म फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर हुआ था। इनके जो माता पिता थे वो बहुत ही परंपरागत फैमिली से आते थे और वो मध्यम वर्गीय थे। उनके पिता कर टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो कैथोलिक धर्म को मानते थे, जबकि अगस्त कॉम्ट कैथोलिक धर्म का विरोध करते थे। ध्यान रखिए, विश्व के जितने ईसाई थे वह कैथोलिक धर्म को मानते थे। क्लासिकी कैथोलिक ईसाई धर्म की पहली शाखा थी और इसकी दूसरी शाखा थी प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक धर्म की केंद्रीय सत्ता जो थी वो पादरी के पास थी। वह व्यक्ति में ये मैसेज पहुंचाता था कि उसके द्वारा किया गया फैसला ईश्वरीय या दैवीय फैसला है। इस बेस पे वो न्याय करता था। अगस्त कॉम्टे से पहले ही कई बुद्धिजीवियों ने चर्च की सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया था। उन्होंने व्यक्ति में ये मैसेज पहुंचाना शुरू कर दिया था कि चर्च का जो पादरी है वो दैवी आड़ में अपनी बात मनवाना चाहता है, अपने द्वारा किया गया न्याय अन्याय लोगों पर आरोपित करना चाहता है। अगस्त कॉम्टे बचपन से ही प्रखर बुद्धि के और विलक्षण व्यक्ति थे। उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही गणित के लेक्चर देने शुरू कर दिए थे। उन्होंने बोला, मानव के समस्त ज्ञान का जो आधार है वो गणित ही है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी विषयों का जो जन्मदाता है वो गणित सब्जेक्ट ही होता है और सभी भाषाओं की जननी वो संस्कृत को कहा जाता है। जो भी बच्चे बीएड किए होंगे उनको ये बात अच्छी तरह से पता होगी। आगे बढ़ते हैं। वह बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ते थे। जैसे हम लोग माइंड मैप बना के पढ़ते हैं, फ्लो चार्ट्स बना के पढ़ते हैं, वो वैसे ही पढ़ते थे। जब वो बाहर सैर करने निकलते थे तो व्यक्तियों से घड़ी मिलाया करते थे, क्योंकि यह निश्चित है कि वह समय के बहुत पाबंदी थे, इसलिए लोगों से अपना घड़ी मिलाया करते थे। जब ये स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, यानी कि जब विद्यार्थी थे, तभी इनमें कुशल नेतृत्व की भूमिका दिखाई पड़ी थी, क्योंकि इन्होंने अपने शिक्षक से ही त्यागपत्र मांग लिया था। जैसे हम लोग भारत में नेताओं से त्यागपत्र मांगते हैं, सबसे त्यागपत्र मांगते हैं, वैसे अगस्त कॉम्टे जी भी बहुत ही अच्छे नेतृत्वशील व्यक्ति थे और इन्होंने आंदोलन भी किया था। आंदोलन के चलते इनको स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर ये अपने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पेरिस चले गए थे। इनके चिंतनशील व्यक्तित्व के कारण इनको इनके मित्र दार्शनिक भी कहते थे। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव सेंट साइमन का पड़ा। ये 19 साल के थे तब सेंट साइमन जी से मिले थे सन 1818 में। फिर 1824 तक ये साथ में रहे। फिर 1824 में अगस्त कॉम्टे जी ने सेंट साइमन के ऊपर आरोप लगाया कि अगस्त कॉम्टे के जो विचार हैं वो सेंट साइमन द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, वह उनके ज्ञान का अपने नाम के साथ प्रयोग कर रहे हैं। तो इस बात के चलते उनमें वाद विवाद हो गया और उनकी मित्रता टूट गई। अगस्त कॉम्टे जी का विवाह क्लोरिन मैसिन नामक महिला से हुआ था, पर इनका विवाह ज़्यादा दिन चला नहीं। विवाह के 17 साल बाद इनका विवाह विच्छेद हो गया था, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा मतभेद आ गए थे। अपने विवाह विच्छेद के बाद इनकी मानसिक दशा ठीक नहीं थी और इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। इसके कारण वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे और एक बार इन्होंने नदी में डूब करके मर जाने की भी कोशिश की थी, पर यह सफल नहीं हो सके। उसके बाद 1830 में इन्होंने अपनी पहली पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी प्रकाशित की। उसके बाद 1942 में इसका छठवां। उनके विवाह विच्छेद के बाद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। इसी से विक्षिप्त होकर एक बार उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, पर जैसे ही वो अपने मानसिक बीमारी से उभरे, डिप्रेशन से वो बाहर आए, तो 1830 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक
पॉजिटिव फिलॉसफी को प्रकाशित किया। उसके बाद 6वां प्रकाशन 1942 में प्रकाशित हुआ उनके मरने के बाद। उनकी जो आर्थिक जब उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई तो उनको बहुत ही प्रसिद्ध ख्याति मिली। उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आया, लेकिन वो अपनी पुस्तक की जो रॉयल्टी होती थी, पुस्तक की बिक्री जो होती थी, वो उस पुस्तक के पैसे नहीं लेते थे, इसलिए वो आर्थिक रूप से हमेशा संकटों में रहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति उनके मित्रों के साथ बनी रहती थी। पुस्तक के प्रसिद्ध होने के बाद उनको एक विश्वविद्यालय में जॉब मिल गई थी, जहां वो विद्यार्थियों का निरीक्षण करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में सबसे अच्छा योगदान उनके मित्रों का रहा है, जहां जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंग्लैंड में उनकी मदद की थी, उनके लिए चंदा इकट्ठा किया था। अब ये सोच रहे हैं ये वही जॉन स्टुअर्ट मिल है जिन्होंने सोशियोलॉजी को 2 अवैध भाषाओं की संतान कही थी और इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो हाँ, ये वही जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो उनके मित्र थे, तो इन्होंने ऐसी बात क्यों कही समाजशास्त्र के बारे में। तो जानिए, जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे वो एक बहुत अच्छे दार्शनिक भी थे। जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जिस शब्द का प्रयोग किया गया था वो था इथोलॉजी, यानी कि नीति शास्त्र। उन्होंने समाजशास्त्र के बृहद कॉन्सेप्ट को बहुत ही छोटे कॉन्टेक्स्ट में समझ लिया था। नीति शास्त्र का मतलब होता है वह रीति रिवाज, वह मान्यताएं जो समाज के द्वारा स्वीकृत हों, पर समाजशास्त्र इससे कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि समाजशास्त्र विषय के द्वारा अगस्त कॉम्टे जी जो समाज में उस समय अस्त व्यस्त चीज़ें चल रही थी, क्योंकि अचानक से पुनर्गठन समाज में नहीं आता है, नई मान्यताएं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी चीज़ों में सुधार करना था। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय था जिसको सभी क्षेत्रों में देखना चाहिए, ना कि एक ही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। बहरहाल कॉम्टे जी एक महिला से बहुत ही प्रेम करते थे जिनका नाम डी क्लोटाइल डी वॉक्स था। वह उनसे पेरिस में 1844 में मिले थे, पर 1846 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उन महिला की मृत्यु हो गई थी। इसी प्रेम की अनुभूति में उन्होंने कॉम्टे ने एक नए धर्म की शुरुआत की थी, नवीन मानवता का धर्म। 1851 से 1854 तक उन्होंने एक नई पुस्तक लॉन्च की थी, प्रकाशित की थी, जिसका नाम था पॉजिटिव पॉलिटी, जिसमें उन्होंने महिलाओं की घोर प्रशंसा की थी। यह पुस्तक 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इससे बड़ा एक रोचक तथ्य है, हॉकिंस जी ने कहा था कि अगर वॉस्क जी पृथ्वी पर दोबारा आ पाते तो वह यह देखते कि अगस्त कॉम्टे उनसे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उनको मानवता के नए धर्म की देवी ही बना दिया है। जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें कैंसर हो गया था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। जब वो यह लड़ाई नहीं लड़ पाए तो 59 साल की उम्र में 5 सितंबर 1857 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बस यही था इनका जीवन परिचय। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि समाजशास्त्र पर फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति पर कैसा असर पड़ा, और पॉजिटिव फिलॉसफी यानी प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत हम इनका पढ़ेंगे। क्या आप ये बता सकते हैं कि बाजार क्या है और बाजार से वर्तमान में क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? सर, बाजार एक सामाजिक संस्था है जो समाज की विशेष सांस्कृतिक परिस्थितियों से निर्मित होता है। बाजार में प्रायः आर्थिक सुविधाएं, आर्थिक हित एवं निश्चित अवसर होते हैं। यह बाजार सुविधाओं एवं श्रमिक मूल्य भाव से बदलते रहते हैं। 1990 में नव उदारवाद व्यवस्था लागू होने के बाद गरीब मानुष मात्र श्रमिक देह के रूप में बदलकर रह गया। इसमें मध्यम वर्ग के सपनों को तो पर लग गए, पर इसने भारतीय समाज में अमीरों और गरीबों के बीच एक बड़ी खाई को निर्मित कर दिया। और वर्तमान का जो समाज है वो सूचना समाज है, जहाँ पर वैश्विक बाजार काफ़ी प्रचलन में है। वैश्विक बाजारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पे तो काफ़ी पंख लगा दिए हैं, पर इसने मानवीय मानसिकता के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा है, जो कि है यह है मोर इज बेटर की मानसिकता। यह ऊंचे तबकों में पाई जाती है। निर्धन व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है, क्योंकि बड़े तबके का जो व्यक्ति होता है वो यह सोचता है कि अगर वो भौतिक सुविधा संपन्न नहीं है या भौतिक वस्तुएं ज़्यादा नहीं खरीद रहा है तो वो तरक्की पे नहीं है, पर उनको अपनी खपत
कम करनी चाहिए, पर वो इसके लिए तैयार नहीं है।